नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए भाई, सभी लोग बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी जबरदस्त चल रही होगी और रिवीजन भी खूब जम करके आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो 10 मिनट के इस शो को जारी रखते हुए आज फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ हमारा आपके साथ मुलाकात हो रहा है। इसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे नया। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके दिमाग में रग रग में बसा हुआ है। तो देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो जो 73वां संविधान संशोधन जो लागू होता है ना, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के तहत जो संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायतों को, उसके अंतर्गत जब ये जोड़ा गया भारतीय संविधान में, तो उसमें टोटल 16 नए आर्टिकल जोड़ दिए गए और उसका शीर्षक रखा गया पंचायत। ठीक है, तो पंचायत नाम का शीर्षक बनाया गया। भाग 9 बनाया गया जिसका शीर्षक था पंचायत। उसमें टोटल 16 आर्टिकल जोड़े गए। तो उन 16 आर्टिकल के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। याद करने का तरीका भी आपको हम बताएंगे, कैसे आपको लंबे समय तक याद रखना है। अगर ऑप्शन 4 देता है, उसमें से कोई भी पूछे तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है, ये पूरी तरीके से साफ साफ लिखा गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी जो भी पंचायती राज संस्था हैं, उन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो आप कहेंगे 1992 के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन। इतनी बात तो आपके दिमाग में है ही। अब देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले एक भाग बनाया गया था। भाग कौन सा? 9, जिसका शीर्षक रखा गया पंचायत। तो पंचायत नाम का शीर्षक है किसमें? भाग 9 में है। बात समझ गए? इसी प्रकार से देखा जाए तो एक आपका आर्टिकल, देखिए अनुच्छेद यहां पर जोड़ा गया पूरी तरीके से 243 से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है, ओ का प्लेस वैल्यू है 15। ठीक है, तो ए से ओ मतलब 15 हो गए और ऑलरेडी 243 कितना हुआ? 16 हो गया। तो कुल आर्टिकल कितने हुए? 16 आर्टिकल इसमें जोड़े गए हैं। तो आर्टिकल की संख्या टोटल कितना है? तो आप कहेंगे 16 आर्टिकल इसमें जोड़ा गया है। वहीं पर याद रखिएगा, इसके अंतर्गत पंचायतों को काम करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया और उन 29 विषयों का जो जिक्र है पूरी तरीके से 11वीं अनुसूची में कर दिया गया। यानी जो 11वीं अनुसूची बनाई गई भारतीय संविधान में, उसके अंतर्गत 29 कार्यकारी विषयों को शामिल किया गया। अर्थात ये कहा गया कि इन 29 विषयों के ऊपर पंचायतें अपना कार्य कर सकती हैं, और वो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, सभी 16 आर्टिकल आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सभी 16 आर्टिकल जो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, निश्चित रूप से बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी, आफत के बैठेगा। ठीक है ना? देखिए इधर जैसे लिखा है आर्टिकल 243 लिखा है। तो 243 आप देखे होंगे, कोई भी आप नया किताब लेके आते हैं, ठीक है, तो उस किताब के पहले पन्ना पर सबसे पहले परिभाषा ही लिखा रहता है। किसी भी चीज का, कोई भी नया चीज पढ़ने जाएंगे पहले परिभाषा ही लिखा होता है। तो अगर भाग 9 में पंचायत शीर्षक लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसमें 243 में क्या दिया हुआ? तो पूरी तरीके से इसमें परिभाषाएं शामिल हैं। इसमें क्या शामिल है? तो परिभाषाएं शामिल हैं। तो परिभाषाएं शामिल होती हैं, परिभाषाएं शामिल होती हैं। तो सबसे पहला जो आपका आर्टिकल 243 है, इसमें टोटल और टोटल क्या है? परिभाषा है। परिभाषा परिभाषा परिभाषा। बात समझ गए? अब देखिए, जैसे लिखा है 243 का ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है आओ भाई आओ, आप सभी लोग आओ। आप सभी लोगों के मिलने से क्या होगा? ग्राम सभा बनेगा। भाई अगर देखा जाए, ग्राम सभा 18 वर्ष के प्रत्येक वो व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज है या पंजीकृत जो लोग हैं, वही आपका ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा के लिए बोल रहा है, यानी पूरी तरीके से यहां पर अगर हम बात करें ग्राम सभा किसमें दिया है? ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा की परिभाषा किसमें दिया हुआ? ग्राम सभा का मतलब ग्राम सभा की परिभाषा दिया हुआ है। ये ग्राम सभा की क्या है? तो ये परिभाषा यहां पर दिया हुआ है। यानी ग्राम सभा की परिभाषा कैसे याद होगा? तो ग्राम सभा कैसे मिलेगा? तो ए का मतलब आओ आओ आओ, आप आओ, सबको लाओ, आओ सबको लेकर के आओ और बनाओ, क्या बनाओ?
ग्राम सभा बनाओ। सभा का मतलब क्या होता है? सभा जहां लोग बैठते हैं, जिसको असेंबली अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ग्राम सभा की परिभाषा देने वाला कौन है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर ए है। तो ए मतलब आओ आओ आओ, सब लोग आओ, क्या बनाओ? ग्राम सभा बनाओ। बात क्लियर हो गया? तो पहला भी क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा देखिएगा, यह अनुच्छेद 243 का बी है। बी का मतलब होता बनाना। बी का मतलब होता बनाना। क्या चीज बनाना? अब भाई ग्राम सभा आ गया तो अब ग्राम पंचायत बनेगा। ग्राम सभा आ गया तो अब ग्राम पंचायत बनेगा, क्योंकि ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और इसी ग्राम सभा से जन्म होता है ग्राम पंचायत का। तो इसका मतलब अब क्या होगा? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायत का यहां पर क्या होगा? ग्राम पंचायतों का गठन होगा। तो ग्राम पंचायतों का यहां पर गठन होगा, और ग्राम पंचायत का जब गठन होगा तो इसके गठन के लिए वो तो अलग अलग प्रावधान दिया हुआ है। जैसे बोला गया है भाई, इसी आर्टिकल नंबर बी में दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का होना, जिसमें जो आपका मध्यवर्ती स्तर है, जब 20 लाख की जनसंख्या होगी तभी जाकर के क्षेत्र पंचायत गठित होगा। अगर 20 लाख की जनसंख्या नहीं है तो क्षेत्र पंचायत आपका गठित नहीं होगा। यानी ग्राम पंचायत का गठन का मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये तीनों चीज का वर्णन कहां है? तो आप कहेंगे इसी में दिया हुआ है। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र कहां है? तो आप कहेंगे बी में। और बी का मतलब दो, बी का मतलब प्लेस वैल्यू कितना होता? 2, और 2 का मतलब 2 नहीं 3। तो अगर आपसे ऐसे पूछे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र कहां है, तब आप कहेंगे बी में दिया है, अर्थात ग्राम पंचायतों का गठन है बी में। अब देखिएगा, जैसे यहां देखा जाए आर्टिकल नंबर 243 का सी है, और सी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। मैं आपको बता चुका हूं, सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है संरचना। यानी किसका संरचना? तो आप कहेंगे पंचायतों की संरचना। यानी जो पंचायत होती हैं, इन पंचायतों की संरचना क्या है? पंचायतों की संरचना, संरचना का मतलब बनना है ना। यानी सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? संरचना होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? संरचना होता है। तो बात आप समझ गए है कि नहीं? कहेंगे जी हाँ, बात तो समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आफत नहीं। तो ग्राम पंचायत का क्या है? संरचना यहां पर दिया हुआ है। कहेंगे जी हाँ, बात समझ गए, ठीक है, बात क्लियर है। इसी प्रकार से देखिए 243 का क्या लिखा है? डी लिखा है। और डी का मतलब क्या होता है? एक बार नहीं, कई बार, कई बार नहीं, हमें लगता 100 बार मैंने आपको बताया है। क्या बताया है बेटा? हमने बोला है कि डी का मतलब डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब एक ही होता है छूट, और छूट का मतलब आरक्षण। और आरक्षण हमेशा किसको मिलेगा? हमेशा जो दुर्बल वर्ग होगा, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, महिला वर्ग हो गई, महिला को भी दुर्बल वर्ग माना जाता है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो इन दुर्बल वर्गों के लिए क्या करना है? आरक्षण का व्यवस्था करना है। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो जो आपका स्थानों का आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण, तो स्थानों का आरक्षण किस प्रकार के स्थानों का आरक्षण है बेटा? तो इसमें आप जानते हैं कि जो आपका एससी वर्ग होता है, एसटी वर्ग होता है, साथ में महिला वर्ग होती है ना, महिला वर्ग होती है, सभी लोगों को यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। जैसे एससी एसटी को यहाँ आरक्षण मिलता है जनसंख्या के अनुपात में, वहीं पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 1/3, अर्थात टोटल सीट का 1/3 भाग आरक्षित हो जाएगा। किसके लिए? महिलाओं के लिए, है ना। अब यही स्थानों का जो आरक्षण है ओबीसी को भी प्रदान होता है, लेकिन वो विधानमंडल विधि बना करके देता है। जब एससी एसटी महिलाओं को यहाँ आरक्षण दिया जा रहा है तो यह आरक्षण हमेशा क्या होता है? चक्रानुसार होता है। यानी 55 वर्ष के अंतराल पर यह चक्र चलता रहता है। इसके अनुसार क्या होता है? आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो डी का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट। अब देखिए 243 सबसे पहले क्या होता? परिभाषा। कहेंगे जी हाँ, दिमाग में आ गया। ए का मतलब क्या हुआ? आओ आओ मिल के ग्राम सभा बनाएं। और बी का मतलब क्या होना? बनाना। क्या बनाना? ग्राम पंचायत बनाना, ग्राम पंचायत का गठन करना। अब यहां पर 243 सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब संरचना हो गया। अब देखिएगा किसकी संरचना? पंचायतों की संरचना। इसी प्रकार से 243 डी का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता? आरक्षण होता है, आरक्षण। कहेंगे जी हाँ, बात समझ गए। इसके बाद देखिएगा 243 का ई है। ई का मतलब क्या होता है बाबू? ई का मतलब मैं बताया था आपको, ईयर याद रखिएगा, ईयर, है ना। ई का मतलब ईयर है ना। और यब का मतलब क्या होता है? फेलियर होता है। यब का मतलब फेलियर होता है। जी का मतलब जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यस का मतलब क्या होता? हमारा। यस का मतलब हमारा। आई का मतलब क्या हुआ? माल आई। आई का मतलब आई का आई, आई का आई, माल पानी आई, माल पानी आई बाऊ। यही तुम्हें बताया था। कहेंगे जी हाँ।
अब देखिएगा जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है ईयर, ईयर का मतलब कार्यकाल, कार्यकाल किनका, पंचायतों का। तो इसमें क्या दिया हुआ, पंचायतों का कार्यकाल। जैसा कि आपको पता है पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये कार्यकाल अगर देखा जाए तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले पंचायत भंग भी हो सकती है ना। अविश्वास प्रस्ताव ला करके इसको समाप्त भी किया जा सकता है, कहेंगे जी हाँ। तो ई मतलब ईयर, ईयर मतलब पंचायतों का कार्यकाल, बात समझ गए। अब देखिए यब का मतलब होता फेलियर, और फेलियर का मतलब जो सदस्यता के लिए अयोग्यताएं होती है, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, सदस्यता के लिए क्या है, अयोग्यताएं हैं, अयोग्यताएं हैं। अयोग्यताएं का मतलब यह हुआ कि भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत का सदस्य बनेगा, नहीं बनेगा, क्या क्या उसका अयोग्यता है। तो यफ का मतलब फेलियर, फेलियर का मतलब अयोग्यता, हाई देखा, फेलियर का मतलब अयोग्यता, अयोग्यता मतलब सदस्यता के लिए अयोग्यता क्या है। तो एफ भी हो गया, ई का मतलब ईयर, पंचायतों का कार्यकाल, एफ का मतलब फेलियर, सदस्यता के लिए अयोग्यता क्या है। उसके बाद हमने कहा जी हां, जी हां मेरे पास है 29 विषय, जी हां मेरे पास है शक्ति, है कि नहीं, कहते हैं जी हां मैं हूं खलनायक, कहते हैं नहीं, कहते हैं जी हां। तो जी हां मेरे पास 29 विषय, अर्थात 29 विषय का जिक्र कहां है, तो आर्टिकल नंबर 243 के जी है, यानी पंचायतों की शक्तियां यहां पर दिया हुआ है, यहां पर पंचायतों की शक्तियां हैं, पंचायतों की क्या है बाबू, तो आप कहेंगे पंचायतों की शक्तियां यहां पर दिया हुआ है। अब पंचायतों की शक्तियां हैं तो शक्तियां में कितने विषय आते हैं, तो आप कहेंगे 29 विषय आते हैं। यानी सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है 29 विषय का जिक्र कहां पर है, तो आप कहेंगे जी हां मेरे पास है 29 विषय, जी हां मेरे पास है शक्ति पंचायत का। अब देखिए जैसे यच का मतलब हुआ हमारा, यच का मतलब हमारा, तो पंचायत द्वारा कर लगाने की जो शक्ति है, पंचायत के द्वारा कर लगाने की शक्ति, पंचायत के द्वारा कर लगाने की शक्ति, कर लगाने की शक्ति है, कर लगाने की क्या है बाबू, तो आप कहेंगे शक्ति है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, यच का मतलब हुआ हमारा, जैसे आप कमाएंगे तो टैक्स देंगे, तो टैक्स किसका होगा, आपका होगा, हमारा होगा, हम कमाएंगे हमारा होगा, आप कमाएंगे आपका होगा। तो यच मतलब क्या हुआ, यच मतलब हमारा, क्या हमारा, टैक्स हमारा, कर हमारा, है ना, चुकाएंगे हम, कर हमारा, कमा हम रहे हैं, हाई इनकम हम कर रहे हैं, तो हाई टैक्स हम दे रहे हैं, तो हमारा, यच मतलब हमारा, पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति यहां पर दिया हुआ है। और जी का मतलब समझी गए। अब देखिए आई का मतलब क्या, आई का मतलब माल आई, अब माल आई मतलब वित्त आई, वित्त मतलब राज्य वित्त आयोग दिया हुआ है, तो यहां पर आई का मतलब यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे राज्य वित्त आयोग का वर्णन है, राज्य वित्त आयोग का वर्णन है ना। यानी पंचायतों के वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से प्रत्येक 5 वर्षों में राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 243 के आई में, ठीक है। चलिए बात समझ गए। अब देखिए 11 243 का जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब होता पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। इसमें लिखा है पंचायतों की लेखाओं का संपरीक्षा। ये क्या है, लेखाओं का संपरीक्षा, लेखाओं का क्या है, संपरीक्षा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, संपरीक्षा का मतलब ऑडिट करना। अगर मान लीजिए पंचायत माल रुपया पैसा कमा रहा है, टैक्स लगा के आ रहा है, तो उसकी ऑडिट करने का जो पावर होता है आर्टिकल 243 के जे होता है। जे का मतलब जाओ, जे का मतलब जाओ, जाओ हम नहीं करेंगे लेखाओं का संपरीक्षा, जे मतलब जाओ, जाओ, जे मतलब जाओ, जो करना हो कर लो, जे का मतलब जाओ, जो करना हो कर लो, हम नहीं करेंगे पंचायतों का संपरीक्षा, हम नहीं करेंगे पंचायतों का संपरीक्षा। जे मतलब जांच, जांच मतलब संपरीक्षा, संपरीक्षा का मतलब ऑडिट, लेखाओं का हम नहीं करेंगे संपरीक्षा, ठीक है। अब देखिए के का मतलब जैसे देखा जाए तो के का मतलब पंचायतों का चुनाव कैसे होता है, के का मतलब कैसे होता है, के का मतलब कैसे याद रखेंगे, कैसे, के का मतलब कैसे होता है, तो आप कहेंगे पंचायतों का अगर देखा जाए, पंचायतों का देखा जाए तो के का मतलब पंचायतों के लिए क्या है, तो आप कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आप जानते ही हैं, यानी पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, बाकी अन्य सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 70 वर्ष का होता है, बात जानते हैं, है ना।
बात क्लियर है? कहेंगे जी हाँ। तो राज्य निर्वाचन आयोग 243 का के मतलब कैसे होगा? तो कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। अब देखा, यल का मतलब होता लागू करना, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं, यानी संघ और राज्यों में लागू होना, संघ एवं राज्यों में लागू होना, राज्यों में क्या होना? लागू होना। यानी पंचायतों का अगर देखा जाए तो संघ और राज्यों में लागू होना कैसे होता, किस आर्टिकल से होता? 243 का एल का मतलब लागू, यल मतलब लागू, यल मतलब लागू कहां पर? संघ और राज्यों में लागू होना। लेकिन कुछ ऐसे जनजाति क्षेत्र होते हैं जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वर्तमान में है, यहां पर ये जनजाति क्षेत्र है, तो यहां पर क्या है? पंचायत लागू नहीं है, यहां पर ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पंचायती राज व्यवस्था वहां पर नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से यम का मतलब हुआ मनाही है, मनाही है, मना किया गया है भाई, मना किया गया है कि कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, यानी पंचायतों का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, लागू ना होना। तो ना का मतलब क्या हुआ? नाना नाना रे नारे, है ना? तो नाना नाना नारे का मतलब हुआ ना मतलब मना है, मना है, क्या मना है? तो आप कहेंगे मनाही है। 243 यम मतलब मना है, कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। ये कतिपय क्षेत्र कौन होगा? तो ये जनजाति क्षेत्र होगा, जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो कुल मिलाकर के बात समझ गया। अब देखिए 243 का एन है, एन का मतलब होता नियमित, एन का मतलब होता नियमित, यानी नियमित रूप से क्या करना? पंचायतों का बना रहना, यानी पंचायतों का बना रहना, पंचायतों का बना रहना। तो नियमित रूप से पंचायतों का बना रहना, नियमित रूप से पंचायतों का बना रहना बेटा याद रखिएगा, यानी जो निरंतर पंचायतें बनी हैं जिन राज्यों में, वो कौन सा आर्टिकल कहता है? 243 का एन कहता है। एन का मतलब नियमित रूप से पंचायतों का बना रहना, एन मतलब नियमित, यम मतलब मना है, मना ही है, और एल मतलब लागू है। बात क्लियर? अब देखिए ओ का मतलब होता ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब होता मना करना, मना करना मतलब ओ न्यायालय भाई, ओ का मतलब ओ न्यायालय भाई, पंचायतों में अगर किसी प्रकार का चुनाव से संबंधित विवाद होगा ना तो आपको आना नहीं है, आपको यहां पर अजय देवगन स्टाइल में नहीं एंट्री मारना है, ठीक है ना? तो देखा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप वर्जित, न्यायालय क्या है? तो आप कहेंगे हस्तक्षेप, न्यायालय के हस्तक्षेप का क्या है? तो आप कहेंगे वर्णन है ना? कुल मिलाकर के न्यायालय के हस्तक्षेप का क्या है? वर्णन पे यहाँ पे किया गया है कि न्यायालय के हस्तक्षेप का क्या है? वर्णन है। वर्णन का मतलब वर्जित है ना? हस्तक्षेप ऐसे लिखते हैं, वर्जित है, ये वर्जित लिख लीजिए, ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो यहां पर पंचायतों संबंधी मामलों के लिए, पंचायत संबंधी मामलों के लिए किसी विवाद को लेकर के न्यायालय के हस्तक्षेप का यहां पर क्या है? प्रोहिबिशन किया गया है, यानी मना किया गया है, ठीक है, वर्जित किया गया है। तो न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित कर दिया गया है। तो वो मतलब ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, वो मतलब ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन मतलब मना नहीं कर सकता है, ठीक है ना? बात क्लियर है? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या? तो न्यायालय के हस्तक्षेप वर्जित, यानी कहने का मतलब न्यायालय इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मना किया गया है न्यायालय को, भैया तुम मत आना, ठीक है? वो का मतलब ओ भाई साहब जहां है वहीं रहिए। तो इस प्रकार से आपका सेवा संपन्न हुआ। उम्मीद करता हूं कि सभी आपके 16 आर्टिकल आपके दिमाग में बैठ गया है, ठीक है? एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट। देखिएगा यहां पर 243 में क्या है? परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा होता है। ए का मतलब क्या हुआ? आओ आओ ग्राम सभा बनाओ। बी का मतलब क्या हुआ? 2 नंबर पे है तो 3 इसमें है ना? त्रिस्तरीय है, अर्थात बनाना, ग्राम पंचायत बनाना। सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, संरचना है। और डी का मतलब डिस्काउंट, मतलब आरक्षण है। और उसके बाद देखिए ई का मतलब ईयर, कार्यकाल है। और एफ का मतलब फेलियर, अयोग्यता दिया है। और यहाँ जी का मतलब पंचायतों की शक्तियां दिया हुआ, 29 विषय है। जी हाँ, मेरे पास 29 विषय। एच का मतलब हमारा, यानी कर लगाने की शक्ति किसका? हमारा। उसके बाद देखा आई का मतलब माल आई, राज्य वित्त आयोग है। और वहीं पर जे का मतलब जाओ नहीं करेंगे लेखाओं का संपरीक्षा। के का मतलब कैसे? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। और यल का मतलब लागू होना, संघ और राज्यों में लागू होना पंचायतों का। यम का मतलब मना करना, कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना पंचायतों का। यन का मतलब नियमित रूप से, निरंतर रूप से पंचायतों का बना रहना। और वहीं पर ओ का मतलब ऑब्जेक्शन,
ऑब्जेक्शन कभी नहीं कर सकता है। ओ का मतलब ओ भाई साहब न्यायालय मत आना, ठीक है। चलिए बेटा, इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात करूंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान सभी प्यारे साथियों को।